साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर आता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे नवंबर 2020 से, और इसमें खंड वाइज इन्होंने करंट अफेयर दिया होता है जो कि आपके प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था एवं संविधान अर्थात पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं उसको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आपका राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित जो पहला टॉपिक है वह है एक साथ चुनाव के बारे में, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। तो प्रश्न उठता है सुर्खियों में क्यों रहा है? तो सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि ये भी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने पर बल दिया गया है। तो अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि एक साथ चुनाव आखिर है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखें। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक साथ चुनाव ऐसा नहीं है कि भारत में कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये भारत में पहले भी रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक साथ चुनाव का मतलब क्या होता है। एक साथ चुनाव का मतलब है कि निर्वाचन चक्र को इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव जो है एक साथ करवाया जा सके। मतलब कि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जो है एक ही साथ दोनों के लिए मतदान कर सकें। और यह व्यवस्था भारत में पहले भी थी। यदि आप देखें तो यह व्यवस्था जब आपका 1992 में पहली बार चुनाव होता है, वहां से लेकर के 1967 तक यह व्यवस्था जारी रहती है। लेकिन 1967 के बाद आपका वर्ष 1968 और फिर 1969 में कुछ विधानसभाओं और फिर आगे चल करके वर्ष 1970 में लोकसभा के असमय विघटन हो जाने की वजह से राज्य विधानसभाओं और संसद के एक साथ चुनाव का जो क्रम था वो टूट गया, और उसके बाद से दोनों के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। और वर्तमान में स्थिति यह है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में मतलब वर्ष में देखें तो हर 3 से 4 महीने के अंतराल पर किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव लगा रहता है। तो इसके बाद जो है जब यह प्रक्रिया टूटी तो आगे चल करके 1983 में निर्वाचन आयोग ने 1983 में यह सुझाव फिर से दिया कि एक साथ चुनाव कराया जाए, और विधि आयोग और नीति आयोग के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक साथ चुनाव कराने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए देश भर में मतदाता हैं वो मतदान एक ही दिन में या एक ही चरण में हो जाए। इसे चरणवार मतलब एक ही बार में आयोजित किया जाएगा, परंतु चरणवार कई दिनों तक इसको चलाया जाएगा, जिससे कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान किया जा सके। अब इसके पक्ष और विपक्ष की चर्चा करने से पहले थोड़ा जो संवैधानिक प्रावधान है इस तरह के चुनाव को लेकर के, जिनमें आगे चल करके यदि एक साथ चुनाव कराना फेरबदल करना होगा, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है अनुच्छेद 83। इसके अनुसार लोकसभा जो है यदि पहले से ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की जब ये अवधि समाप्त हो जाएगी तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लोकसभा का विघटन हो जाएगा स्वतः ही। वहीं जो अनुच्छेद 85 है वो ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है। या तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उसकी सलाह पर विघटित कर दे, या जो नियत टाइम है 5 वर्ष का वो पूरा हो जाए तो वह स्वतः ही विघटित हो जाएगी। इसी प्रकार की व्यवस्था जो है आप राज्य विधानसभाओं में देखें तो वहां पर भी है। तो राज्य विधानसभाओं से संबंधित जो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 172, ये कहता है कि विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष की अवधि निर्धारित है, मतलब 5 वर्ष की नियत अवधि पूरी होने के बाद वह भी विघटित हो जाएगी, जैसा कि लोकसभा के बारे में प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 174 में यहाँ पर राज्यपाल के संबंध में बताया गया कि राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य विधानसभा को विघटित करने की शक्ति होती है, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एक साथ जो चुनाव है इसके पक्ष में कौन से तर्क हैं और इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, और आगे किया क्या जा सकता है, अर्थात निष्कर्ष रूप में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि एक साथ चुनाव के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों को देखें तो पहला इसमें तर्क दिया जाता है नीतिगत अक्षमता जो होती है उसको इससे दूर किया जा सकता है। क्योंकि बार बार चुनाव होने से क्या होता है कि आदर्श आचार संहिता, या इसको इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC कहते हैं, इसको काफ़ी लंबे वक्त तक जो है इसको लागू करना पड़ता है। और जब आपका आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो उस समय सरकारें या जो प्रशासन होती हैं वो एक प्रकार से बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं, या कुछ नई चीज़ें या फंडों का एलोकेशन या नई योजनाएं नहीं ला पाती हैं।
तो इससे नीतिगत अक्षमता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इससे जो गवर्नेंस है या शासन है उस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आपका विकास संबंधी कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं, पूंजीगत परियोजनाओं का इसमें निलंबन हो जाता है, मतलब वो पेंडिंग हो जाती हैं। वहीं दूसरा जो इसके पक्ष में तर्क है, जो अत्यधिक व्यय होता है चुनाव में, उस पर रोकथाम लगेगी, क्योंकि देखा गया है कि राजनीतिक दल और व्यक्तिगत उम्मीदवार जो होते हैं वो चुनाव में काफ़ी अधिक पैसा व्यय करते हैं और चुनाव जीतने के लिए वो जो निर्धारित सीमा है व्यय करने की, उससे कहीं अधिक व्यय करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है बहुत अधिक पैसा खर्च करने की, ये क्या है, एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन को ही बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो है एक कारण है भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा देने में। वहीं दूसरा जो इसमें पक्ष में तर्क है, सुरक्षा बलों की जो व्यस्तता बार बार चुनाव होने से होती है उसको कम किया जा सकेगा, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती करना आम बात है, इनको तैनात ही करना पड़ता है। और जब बार बार चुनाव होंगे तो जो सशस्त्र पुलिस बल हैं इनके एक हिस्से का उपयोग जो है लगातार निर्वाचन प्रक्रियाओं में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता रहता है। और चूंकि देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह लगातार भेजना पड़ता है, जिससे ये इनका स्थापना जिस लिए किया गया है उससे इतर इनको कार्य करना पड़ता है। यदि इस प्रकार की प्रक्रियाओं में इनकी संलग्नता कम होगी तो ये जो अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्य हैं उनके लिए इन्हें तैनात करके इनका सदुपयोग किया जा सकेगा, बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। दूसरी चीज़ जो अगला पॉइंट है, सामान्य जनजीवन बाधित होना। क्योंकि जब बार बार चुनाव होते हैं तो इससे आम जनजीवन भी बाधित होता है और जो आवश्यक सेवाओं की कार्य पद्धति है उस पर भी असर पड़ता है। तो इससे यदि एक साथ चुनाव कराया जाएगा तो केवल पहले से टाइम फिक्स रहेगा कि इस समय चुनाव होने हैं, तो एक निर्धारित समय में ही इस प्रकार के व्यवधान होंगे, बार बार इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न नहीं होते रहेंगे। वहीं अगला जो इसमें रीजन बताया जाता है वो सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव को लेकर के। यदि एक साथ चुनाव होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि भी चुनाव होते हैं देश में या किसी राज्य में, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे जातिगत हैं, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे इसमें सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न दलों और नेताओं के द्वारा चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि वो निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान ऐसी घटनाओं का उठा करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए बार बार यदि चुनाव होंगे तो इस प्रकार की चीज़ें बार बार घटित होंगी। वहीं अगला जो रीजन बताया जाता है कि यदि एक साथ चुनाव होंगे तो जो लोक लुभावन उपाय हैं उन पर सरकारें कम ध्यान देंगी, क्योंकि जब बार बार चुनाव होता रहता है तो सरकारों को हर एक मतलब मध्यम अवधि में कह सकते हैं कुछ ही समय अंतराल में उन्हें चुनाव में जाना पड़ता है, और चुनाव में जाएंगे तो उनको अपनी जो है उन्होंने क्या किया है उपलब्धियों के बारे में बताना होता है। तो यदि कोई लॉन्ग टाइम की परियोजना है, दीर्घावधि की कोई नीति है, उसको इम्प्लीमेंट होने में वक्त लगता है, उसके रिजल्ट आने में वक्त लगेगा। तो इसलिए वो ऐसे जो भी सरकार होती है, जो आपके नेता होते हैं, वो ऐसे कार्यों को करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं जो जल्द से जल्द उसका परिणाम दिखाई पड़े या जो लोक लुभावन हो, जैसे कि आपका कुछ चीज़ें मुफ्त कर देना, ठीक है, किसी कर्ज माफ़ कर देना या अन्य लोगों का कर्ज माफ़ कर देना, या इस तरह की लोक लुभावन चीज़ें उनके द्वारा की जाती हैं, जिसका देश के विकास पे देखें तो दीर्घकालिक एक बुरा असर ही पड़ता है। इसके अलावा जो वोटर टर्न आउट है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, मतदान पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विधि आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो इससे मतदान में वृद्धि होगी, क्योंकि अलग अलग जब चुनाव होता है तो लोग भारत में क्या है एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, और वो हर कुछ महीनों के अंतराल पे या कुछ इस तरीके से जल्द वो चुनाव के समय नहीं आ पाते हैं। तो ये जब पहले से फिक्स होगा कि एक ही समय इस टाइम चुनाव होना है तो वो पहले से ही निर्धारित कर सकेंगे कि हमें इस टाइम जा करके मतदान करना। तो यदि एक साथ चुनाव होगा तो वोट परसेंट है वो बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो बातें थी वो आपके एक साथ चुनाव करने के पक्ष में थी। अब इसके जो विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो विरोध में तर्क है कि परिचालन संबंधी व्यवहार्यता के बारे में, जैसा कि पहली बार इस चक्र को कैसे एक साथ पूरा किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अलग अलग वक्त पे किसी विधानसभा का जो कार्यकाल है उसका टाइम पीरियड कभी और पूरा होगा, लोकसभा का कहीं और पूरा होगा। तो इस तरीके से देखें कि
किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि आज चुनाव कराना है, तो किसी का हो सकता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का आज पूरा हो रहा, परंतु कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 2 वर्ष बाद पूरा होना होगा। तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि जिनका कार्यकाल 2 वर्ष बाद पूरा होना है वो अपनी कह सकते हैं विधानसभा को 2 वर्ष पहले विघटित करने पे क्यों राजी होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक प्रकार के अवरोध उत्पन्न करेगा। और दूसरी चीज़ कि निर्वाचन आयोग इतने बड़े व्यापक पैमाने पर चुनाव कराने की व्यवहार्यता रखता है या नहीं, कैसे एक साथ इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराया जा सके, जबकि आज वर्तमान में जनसंख्या भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, संवैधानिक मुद्दे, तो यही कि एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं के सदन के कार्यकाल में कटौती और विस्तार, कुछ का जो कार्यकाल है उसे घटाना पड़ेगा और कुछ का क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यदि आज कराना है, जैसे कि 6 महीने पहले ही जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है उसको 6 महीने एक्सटेंड करना पड़ेगा, या 1 साल पहले पूरा हो रहा है तो 1 साल उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्या करना पड़ेगा, आपके संविधान से संबंधित जो प्रावधान है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन और इन संवैधानिक विधिक संशोधनों को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन जैसी अन्य अनिवार्यताओं की आवश्यकता होगी, मतलब राज्य उनको अनुसमर्थन भी दें। तो चूंकि देश में कई सारी पार्टियां हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो कैसे वो एक इस मत पर जो है सहमत होंगे, यह एक बड़ा प्रश्न होगा। वहीं अगला है, राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे एक प्रकार से कह सकते हैं जो सबसे प्रभावी तर्क दिया जा रहा है कि एक साथ एक चुनाव कराए जाएंगे, चूंकि भारत में अभी भी शिक्षा का स्तर देखें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ साक्षरता तो हो गई है परंतु लोग शिक्षित नहीं हैं, तो वो राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों को कैसे अलग कर पाएंगे, तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के मतदान संबंधी जो निर्णय हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। अधिकतर मामलों में वे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल को वोट दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, परंतु यह संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं दूसरी चीज, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही में भी कमी आएगी, क्योंकि जो बार बार चुनाव होते हैं इससे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चीज़ होती है कि जो पार्टियां हैं या जो नेता हैं वो मतदाताओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जवाबदेही जो है समय समय पर तय होती रहती है चुनाव के माध्यम से। तो यदि एक मतलब कह सकते हैं 5 साल में एक ही बार जब चुनाव होगा तो ये जो पार्टियां हैं या जो राजनेता हैं इनकी जवाबदेही या सरकार की जो जवाबदेही है वो कम हो जाएगी। और अगला जो तर्क दिया जा रहा है कि यह जो पूरी प्रक्रिया यह संघवाद के विरुद्ध जा सकता है। कैसे जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, किसी राज्य में विधानसभा के असमय विघटन की स्थिति में तत्काल चुनाव आयोजित नहीं होंगे। तो जब चुनाव नहीं, जैसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा 6 महीने के लिए, तो उस समय के लिए क्या किया जाएगा, उसको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। एक साथ चुनाव के समायोजित करने के लिए उनको स्थगित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगले चुनाव तो क्या होगा, वहां पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो ये क्या है, ये संघवाद के विरुद्ध इसे माना जाएगा। यह एक प्रकार से यह संघवाद के विरोध में ही जा सकता है। इसके अलावा समानता लाने, बहुलता को बनाए रखने तथा स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के बजाय यह जो एक साथ चुनाव की प्रक्रिया है यह देश का एक रूपीकरण या होमोजेनाइजेशन करेगा, क्योंकि एक साथ राष्ट्रीय दलों को एक साथ जो चुनाव है यह राष्ट्रीय दलों को ही बढ़ावा दे सकता है। जो क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको इससे नुकसान हो सकता है। अब निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है, तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वित्तीय निहितार्थों को जो विश्लेषण करने, MCC अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रभावों का आकलन करने और विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहार्यता विद्यमान है। ऐसा नहीं कि इसको नहीं कराया जा सकता, कराया जा सकता, फिजिबिलिटी है, क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात के पहले 2 दशकों में यह प्रक्रिया विद्यमान थी। हालांकि एक साथ चुनाव कराना वो सभी समस्याएं बताई जा रही हैं उन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। बार बार चुनाव उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को विभिन्न तरीकों से दूर किया जा सकता है, मतलब कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। जैसे कि जो आपका आदर्श आचार संहिता जो आरोपित की जाती है इसके साथ जो प्रतिबंधों की जो अवधि है उसको कम किया जा सकता है, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है उसे कम किया जा सकता है। कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि इसमें
बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, तो चुनावी वित्त पोषण की व्यवस्था में सुधार करके निर्वाचन संबंधी व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को जो है सूचना के अधिकार के तहत ला के उनकी जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारे पक्ष विपक्ष थे। आगे अब बात कर लेते हैं। अगला जो है प्रत्यावर्तन का अधिकार या राइट टू रिकॉल का अधिकार। तो यह सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। यह विधेयक जो है पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पंचायती राज जो चुनाव होते हैं उसमें ही यह लागू होगा। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह राइट टू रिकॉल है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो राइट टू रिकॉल या प्रत्याशी को वापस बुलाने का जो अधिकार है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही उसके पद से हटा सकता है या उसको हटाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और यह जो उपकरण है, कह सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन का ही एक उदाहरण है। जब आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो 4 उपकरण बताए गए हैं, जिसमें परिप्रेक्षा, नागरिकों की पहल, जनमत संग्रह और एजेंडा पहल ये बताए गए हैं, उसमें से जो नागरिकों की पहल मतलब सिटीजन्स इनिशिएटिव है, उसमें आपका राइट टू रिकॉल भी आता है। तो यह जो राइट टू रिकॉल है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही एक क्वालिटी है। वहीं यह जो विधेयक लाया गया है, यह ग्राम सरपंचों, प्रखंड स्तर और जिला स्तर की पंचायतों के मतलब जो तीनों स्तर की पंचायतें हैं, इनके सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल की अनुमति देता है यदि वे अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से, यदि वहाँ के लोगों को, जो मतदाता उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निष्पादन नहीं कर रहे हैं, तो उनको वापस बुलाया जा सकता है। और इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? इसके लिए किसी वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्यों को एक लिखित याचिका करनी होगी कि वे राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया या कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद इस पे गुप्त मतदान होगा और यदि राइट टू रिकॉल के पक्ष में 2/3 सदस्यों का मतदान हो जाता है तो राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया होगी। मतलब राइट टू रिकॉल के पक्ष में 2/3 सदस्यों का मतदान करने की इसमें आवश्यकता होगी, तभी यह प्रक्रिया बढ़ेगी। अब यदि कहा जाए इसके लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है, तो लाभ हानि दोनों हैं। जैसे लाभ ये है कि इससे राजनीतिक प्रणाली में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी, क्योंकि मतदाता जो हैं, ये जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन पर एक प्रकार से नियंत्रण बनाए रखेंगे कि यदि वो गलत करेंगे तो वो उनको वापस बुला सकते हैं। इसके अलावा इससे ऐसे प्रतिनिधि जिनमें क्षमता और नैतिकता का अभाव है, उनके विरुद्ध एक ऐसा तंत्र स्थापित करेगा जिससे मतदाताओं के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने में जो प्रतिनिधि विफल रहेंगे उन पर नियंत्रण होगा। और ये नियंत्रण जो है वो जनता में निहित होगा, मतलब जनता के द्वारा उन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही यह उम्मीदवारों को निर्वाचन संबंधी प्रचार में जो एक बहुत बड़ी धनराशि का प्रयोग करते हैं, व्यय करते हैं, उस पर भी यह अंकुश लगाएगा। क्योंकि यदि वह अधिक पैसा व्यय करेंगे तो मतलब कि उस पैसे को फिर से वापस लेने के लिए करप्शन करेंगे। तो जब करप्शन करेंगे तो यह उन पर डर रहेगा कि यदि जनता को इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो उनको वापस बुला सकती है। तो इस तरह भ्रष्टाचार के साथ साथ यह राजनीति के अपराधीकरण पर भी अंकुश लगाने का कार्य करेगा, क्योंकि प्रतिनिधियों के मन में हमेशा रिकॉल किए जाने की या हमेशा वापस बुलाए जाने की आशंका बनी रहेगी। इसके साथ ही यह तर्कसंगत और न्याय आधारित प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि जो मतदाता, ऐसा नहीं है कि किसी को चुन लिया और 5 साल तक यदि वो गलत भी कर रहा है तो उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब उनके पास 5 वर्ष का टाइम जो है पूरा होने से पहले भी उनको वापस बुलाने का विकल्प उनके पास होगा। उनको 5 वर्ष तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें देखें कि इसकी लिमिटेशन क्या है। राइट टू रिकॉल की कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये बताई जा सकती है कि इससे सरकार को अस्थिर होने का खतरा रहेगा, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है, इससे जहां भी मतदाताओं में अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष होगा, वहां मतदाता राइट टू रिकॉल का उपयोग करना आरंभ कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर कर सकती है। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पर दबाव होगा, क्योंकि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल लाया जाएगा, उनको वापस बुलाया जाएगा, तो उनकी जो जगह खाली होगी उसके लिए पुनः निर्वाचन कराना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? निर्वाचन प्रक्रिया पर एक अतिरिक्त दबाव भी बनेगा। और जब देखा गया है कि जब कभी भी उपचुनाव होते हैं तो वहां पे मतदान का जो शेयर होता है या जो परसेंटेज होता है वो गिर जाता है। एक चीज ये होगा। दूसरा, इसको राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है कि कहीं के भी जो प्रभावशाली विशेष हित समूह हैं
वो धन का उपयोग करके या किसी विभिन्न चीज़ों का या शक्ति का दुरुपयोग करके इस तरह की प्रक्रिया को प्रारंभ करवा सकते हैं। इसमें जो ईमानदार राजनेता हैं वो भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाता है इसको राजनीतिक उपकरण के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। वहीं प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के बारे में, तो इससे क्या होगा कि जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा यदि वो कठोर निर्णय लेंगे और यदि वह उनके मतदाताओं को पसंद नहीं आएगा तो वो उनको वापस बुला सकते हैं। इसलिए वो लगातार लोक लुभावन कार्यों को करने के लिए विवश होंगे। वहीं यह भी है कि इस जो प्रक्रिया है राइट टू रिकॉल, इसकी व्यवहार्यता क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या है कि किसी प्रतिनिधि के विरुद्ध राइट टू रिकॉल संबंधी प्रक्रिया को आरंभ करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने हेतु मतदाताओं की एक निश्चित संख्या प्रतिशत की आवश्यकता होती है। 2/3% की यहाँ बताया गया है संख्या क्या हो सकता है। ऐसे में उन हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता का सत्यापन करना या यह सत्यापित करना कि मतदाताओं द्वारा किए गए हस्ताक्षर मुक्त सहमत से किए गए हैं या नहीं आदि का निर्धारण करना भी एक कठिन कार्य होगा। वहीं इससे चुनाव में जो व्यय है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उपचुनाव का जब आयोजन किया जाएगा तो इससे वित्तीय संसाधनों, मानव शक्ति, समय आदि कई संसाधनों की आवश्यकता होगी जो निर्वाचन प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव डालने का कार्य करेगा। तो प्रश्न उठता है कि आगे की राह क्या है, आगे क्या किया जा सकता है इस पर। तो इसके लिए राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना चाहिए। तो मुख्य ध्यान जो है विभिन्न माध्यमों से जनता की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने और निर्वाचनों में मतदाताओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। मतलब जब मतदाता जागरूक होगा तो वो अच्छे कैंडिडेट को ही चुन करके लाएगा। दूसरा, उचित जांच। इसमें क्या है कि कुछ विशिष्ट आधारों पर उचित न्यायिक जांच करने के बाद ही राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए, न कि अनुचित या अस्पष्ट आधारों पर। उसके साथ ही मजबूत निवारक, मतलब राइट टू रिकॉल के तहत वापस बुलाए गए प्रतिनिधि को उपचुनाव में उम्मीदवारी से वंचित किया जाना चाहिए। वरना यदि उसको वंचित नहीं किया जाएगा तो रिकॉल की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हो सकता है कि दोबारा से वो उपचुनाव में दोबारा से चुन के आ जाए। तो जो भी चुनाव प्रक्रिया में जो समय जा रहा है या धन जा रहा है, मानव समय, वो सबका सब व्यर्थ जाएगा। इसके साथ ही जो मौजूदा तंत्र है उसको भी मजबूत करना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में ऐसे कई तंत्र विद्यमान हैं जो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अयोग्य उम्मीदवारों को चुनाव से पूर्व या पश्चात उनको अयोग्य घोषित करते हैं, जैसे कि निर्भरता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और सदस्यों के निष्कासन तथा भ्रष्टाचार की जांच के लिए विद्यमान जो सतर्कता निकाय हैं वो। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जो जनता को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन, विधि, संधि या नीतिगत निर्णय पर प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने में सक्षम बनाता है। मतलब जो भी नीतियां बनती हैं उनमें जो लोग होते हैं मतदाता वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके लिए 4 उपकरण बताए गए हैं। आपका परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, नागरिकों की पहल, सिटीजन्स इनिशिएटिव, जनमत संग्रह, एजेंडा पहल, एजेंडा इनिशिएटिव, ये 4 इसके उपकरण हैं। आगे चलते हैं। अगला है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों का विनियमन, रेगुलेटिंग ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स। तो इस समय OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए और इसके रेगुलेशन के लिए जो सरकार ने नए नियम लाए हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यह सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने वो ओवर द टॉप जो OTT प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है आदि को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, मतलब नियंत्रण, कंट्रोल में लाने का निर्णय किया गया है। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया जा रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के। पहले ये जो है दूसरे मंत्रालय के अंतर्गत था, पहले ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारिता में आता था। अब इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया जा रहा है। अब इससे पहले थोड़ा सा हम लोग OTT को समझ लेते हैं कि OTT क्या है, फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो कहा जा सकता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो फिल्म, धारावाहिक, वेब सीरीज, समाचार आदि सामग्रियों की एक एकल प्लेटफॉर्म जो है ये पर प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका अमेजन क्या है वो OTT प्लेटफॉर्म है जिसपे आप विभिन्न प्रकार की पिक्चरों से आपके वेब सीरीज इत्यादि को देखते हैं। इन प्लेटफॉर्म के उदाहरणों में आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, अल्ट बालाजी आदि को ले सकते हैं और इन्हें ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम एक ही के हैं। ठीक है, और एक दूसरा जैसे कि आप यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो क्या ये एक ही हैं? तो नहीं, जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है वो OTT प्लेटफॉर्म से अलग हैं। कैसे?
ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री उद्योग जो है, वो जो आपका OTT प्लेटफॉर्म है, वो अन्य ऑनलाइन सामग्री प्रदाता, मतलब कि जो मध्यवर्ती वेबसाइट और प्रयोक्ता सृजित सामग्री यूजर जनरेटेड कंटेंट है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे भिन्न है। इनसे किन मामलों में भिन्न है? जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म ये पूर्ण रूप से क्यूरेटेड सामग्री की सूची उपलब्ध कराते हैं, जो वैयक्तिक प्रदाता द्वारा लाइसेंस प्राप्त या उसके स्वामित्व में होती है। इसके अलावा इसमें उपभोग का एक पूल मॉडल कार्य करता है, जहां उपभोक्ता जिस सामग्री को देखना चाहते हैं उसका यहाँ पर चयन कर सकता है और उसे अपनी पसंद के उपकरण, समय या स्थान पर प्राप्त कर सकता है इस OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके साथ ही इसके तहत अपने अनुसार सामग्री के चयन और उसके एसेस कंट्रोल से संबंधित प्रौद्योगिकी सक्षम समाधान की भी यहाँ पर व्यवस्था होती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो यहाँ पर नए प्रावधान किए गए हैं उनकी, कि सरकार ने जो नया इसमें किया है। तो सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 का उपयोग करके भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 या इंग्लिश में कहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में संशोधन के द्वारा डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिकारिता में लाने वाली अधिसूचना जारी की है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें आते क्या है डिजिटल ऑनलाइन मीडिया में? तो डिजिटल ऑनलाइन मीडिया के अंतर्गत आपकी फिल्में और ऑनलाइन सामग्री प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो विजुअल, श्रव्य और दृश्य जो कार्यक्रम होते हैं वो आते हैं। और जो ये आपका अनुच्छेद 77 है, ये कहता क्या है? तो अनुच्छेद 77 का जो खंड 3 है, ये राष्ट्रपति को भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब इसमें राष्ट्रपति जो है मंत्रालयों को कौन सा कार्य सौंपना है, ये इसी अनुच्छेद के माध्यम से बताया जाता है। तो इसी के तहत जो है, जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित जो रेगुलेशन था, उसको आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया गया है या इसको आवंटित किया गया है। और इस अधिसूचना के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित समाचार और समसामयिक सामग्री को भी जो है उस सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। इससे पहले जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिकारिता में आते थे, जबकि अन्य मीडिया जैसे कि आपके प्रिंट हैं, टेलीविज़न, रेडियो, ये जो आपके मीडिया थे, ये आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन थे। तो यहाँ पे ध्यान हमें रखना है कि कौन से मीडिया किस मंत्रालय के तहत है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रयोक्ता सृजित सामग्री जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, यूजर जनरेटेड जो आपके मटेरियल है जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पर निर्मित की जाने वाली सामग्री अभी भी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारिता में आते हैं। तो ये प्रश्न आपसे ऑप्शन के रूप में दे सकता है, मतलब 4 ऑप्शन देंगे कौन कौन से इस मंत्रालय के अधिकारिता में लाए गए हैं। तो आपका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसमें दूसरा ऑप्शन आपका दे सकता है यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है। तो याद रखिएगा यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब जो है अभी भी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आते हैं, जबकि जो अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाए गए हैं। अब इसके लिए जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लें। तो केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 से ही जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्मों के लिए एक विनियामक बोर्ड के गठन पर विचार किया जा रहा है। और कई बार प्रमुख ऑनलाइन सामग्री प्रदाता जो प्रोवाइडर हैं, इनको स्व-विनियामक मॉडल का निर्माण करने के लिए भी कहा गया है। और इसी के तहत जो ये सरकार के द्वारा कहा गया स्व-विनियामक मॉडल का निर्माण करने के लिए, इसी के तहत जनवरी 2019 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रदाताओं के लिए सर्वोच्च प्रथाओं की संहिता नामक एक संहिता अर्थात कोड का निर्माण किया था। यहाँ थोड़ा समझ लें कि क्यूरेटेड सामग्री क्या होती है। तो क्यूरेटेड सामग्री या जो विषय वस्तु होती है, ये ऐसी विषय वस्तु या सामग्री होती है जिसकी रचना या निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है और जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक साझा करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से उसको, जैसे वेब सीरीज है या मूवी है, बनाता कोई और है, ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आप
प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं क्यूरेटेड सामग्री वाले, ये करते क्या हैं, ये जो इसका निर्माण दूसरे करते हैं, परंतु ये एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इसके यूजर होते हैं उनको ये उपलब्ध कराया जाता है। फरवरी 2020 में IAMAI अर्थात इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है, इसके द्वारा इसने ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रदाताओं के स्वायत्त विनियमन के लिए एक संहिता कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स OCCP को जारी किया था, जिस पर सितंबर तक लगभग 15 विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संहिता में यह जो आपका कोड था, इसमें सामग्री, अभिभावक गार्जियन और अभिगम नियंत्रण अर्थात एक्सेस कंट्रोल, आयु वर्गीकरण, वयस्क संबंधी रेटिंग आदि के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। साथ ही इसमें द्विस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी गठन किया गया था। इसमें जो पहला स्तर था वो आपके OCCP के स्तर पर एक पहला आपका शिकायत तंत्र था। इसमें इस स्तर पर आपका एक डिजिटल सामग्री शिकायत फोरम, डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट फोरम DCCF की स्थापना की गई, जिसे OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं बनाया गया था। और जो दूसरे स्तर पर जो शिकायत निवारण तंत्र था वो उद्योग स्तर पर बनाया गया की व्यवस्था की गई। एक आपका जो आपके OCCP मतलब क्यूरेटेड सामग्री जो प्लेटफॉर्म है इस स्तर पर, और दूसरा जो है उद्योग स्तर पर। तो इस स्तर पर आपके जो कह सकते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके तत्वाधान में एक निकाय की स्थापना की गई और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने इसकी स्थापना की थी। और इसने जो है 5 प्रकार की सामग्री या कंटेंट को प्रतिबंधित किया। इसमें 5 प्रकार की सामग्री कौन शामिल थी? तो इसमें पहला था जानबूझकर और दुर्भावनापूर्वक राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रध्वज का अनादर करना। दूसरा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बच्चों संबंधित अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने वाला कोई भी दृश्य या कहानी। तीसरा, कोई भी ऐसी सामग्री जो दुर्भावनापूर्ण धार्मिक भावनाओं को भड़काए। तथा चौथा, ऐसी सामग्री जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण आतंकवाद को बढ़ावा दे या प्रोत्साहित करे। तो ये जो 5 चीज़ें थीं, इनको इसमें शामिल किया गया, इन पे प्रतिबंध लगाया गया। आगे देखें, हालांकि ये जो आपका स्वाविनियामक तंत्र जिसको प्रस्तावित किया गया, इसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? इसमें इसने कहा कि इसमें स्वतंत्र तृतीय पक्ष की निगरानी का अभाव है। ठीक है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वही इसकी निगरानी भी कर रहे हैं, मतलब एक तीसरा पक्ष होना चाहिए जो इससे स्वतंत्र हो, वो इसकी निगरानी करे। इसमें एक बेहतर रूप से प्रभावित आचार संहिता नहीं है, और इसमें प्रतिबंधित सामग्री को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया, किस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा उसमें भी अस्पष्टता है। और साथ ही जो प्रथम और द्वितीय स्तर पर जो टियर निर्धारित किए गए हैं आपके शिकायत निवारण तंत्र के, उनमें उनके ही हितों में टकराव का मुद्दा विद्यमान है। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस स्वाविनियामकी तंत्र को जो प्रस्तावित किया गया था इसको अस्वीकार कर दिया था। अक्टूबर 2020 में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने स्वायत्त निकाय के माध्यम से नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे जो OTT प्लेटफॉर्म है, इनको विनियमित करने की याचिका पर केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और IAMAI अर्थात इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किए थे। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें देख ली, अब हमें यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो ये OTT प्लेटफॉर्म हैं, इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता क्या है, क्यों रेगुलेट करना चाहिए? तो इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं और कुछ इसके विपक्ष में तर्क हैं। तो पहले देखते हैं क्यों आवश्यकता है उसको। तो OTT उद्योग का जो त्वरित विकास है, मतलब जैसा कि आप देखें कि कोई भी जो इंडस्ट्री होती है उसको रेगुलेट किया जाता है कि क्या गलत या क्या सही हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के कई सारे प्रावधान होते हैं। परंतु यदि आप OTT प्लेटफॉर्म को देखें तो यहाँ पर इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जबकि ये एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है। यदि आप देखें तो भारत जो है वर्तमान में विश्व का सबसे तेज गति से विकसित होने वाला OTT बाजार है, और वर्ष 2024 तक भारत OTT उद्योग में विश्व के 6ठे सबसे बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो जाएगा। और यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि भारतीय OTT बाजार का आकार जो है वित्त वर्ष 2019 के 42.50 बिलियन रुपए से बढ़कर यह 2025 तक 237.86 बिलियन रुपए हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से इतना बड़ा यह मार्केट होगा। ठीक है, तो इसके लिए
अभी क्या है, निगरानी का अभाव है, निगरानी का अभाव है, इसलिए इसको विनियमित करने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम अन्य जो मीडिया हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार का मीडिया ही है, ठीक है। तो जो अन्य मीडिया हैं, जैसे कि आपका जो भारतीय प्रेस परिषद है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये प्रिंट मीडिया, इसके अलावा प्रिंट मीडिया पे समाचार प्रसारक संघ अर्थात न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एनबीए है, ये टेलीविजन समाचार चैनलों, और जो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी, इसके द्वारा फिल्मों की निगरानी की जाती है, ठीक है। परंतु वर्तमान में किसी विधि या स्वायत्त निकाय के द्वारा डिजिटल सामग्री या जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको निगरानी नहीं की जाती है, इनको शासित नहीं किया जाता है, जबकि एक बहुत बड़ा बाजार है, तो इसलिए इसको विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री के विनियमन के लिए अभी भी कोई विशिष्ट विधि भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जनता से विभिन्न शिकायतों की प्राप्ति हो रही है इनके रेगुलेशन को लेकर के। देश भर के न्यायालयों में कई पीआईएल याचिकाएं दायर की गई जो ऑनलाइन सामग्री संबंधित जो चिंताएं हैं और ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकताओं को रेखांकित करती हैं। विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं, जैसे आपत्तिजनक सामग्री के बारे में चिंता, तो पर्याप्त विनियमन के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग संभवतः फेक न्यूज और हेट स्पीच मतलब जिसमें घृणा का प्रचार करने वाला भाषण होता है, इसके प्रसार और अश्लील या हिंसक सामग्री को प्रकाशित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है जो बहुत लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है और इस पर किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं है। तो इस तरह की जो आपत्तिजनक सामग्री है उसका प्रसार इससे किया जा सकता है, और ऐसी सामग्री जो है सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुंचा सकती है। और वर्तमान समय में देखें तो मोबाइल और कंप्यूटर की जो बढ़ती हुई पहुंच है वो बच्चों तक सरलता से है, तो इस प्रकार की सामग्री बच्चों तक पहुंचकर उनको प्रभावित करने में योगदान दे सकती है, मतलब उनको प्रभावित करने की क्षमता रखती है। वहीं सामग्री के विनियमन में समानता भी होनी चाहिए, जैसा कि यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार की सामग्री के विनियमन में आवश्यकता की मतलब समानता की आवश्यकता है। यदि आप देखें तो इसको लेकर के जो फिल्म उद्योग है उसने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके व्यवसाय के लिए यदि फिल्में बनती हैं तो उसके प्रमाणन के लिए सीबीएफसी से प्रमाणन की अनिवार्यता पर बल दिया जाता है, उनसे प्रमाण लेना पड़ता है। जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल सामग्री जो है बिना किसी फिल्टर या स्क्रीनिंग के व्यापक पैमाने पर लोगों के लिए उपलब्ध होती है। जैसे पिक्चरों में आप देखें तो उसमें गालियों को जो है वो म्यूट कर दिया जाता है। वो जब सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन के लिए जाती है तो वहाँ पे गालियों का उच्चारण है तो उसको म्यूट कर दिया जाता है। परंतु जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अमेजन, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे जो आप वेब सीरीज वगैरह इस प्रकार के देखते हैं इसमें हिंसक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या गालियों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे पूरी गाली दी जाती है और कहीं पे भी म्यूट नहीं होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से असमानता है, दोहरा रवैया है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर बात कही गई। इसके अलावा अब यदि आप कहें थोड़ा सा ये बात करें कि भारत में मीडिया प्लेटफॉर्मों के स्व विनियमन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग इसके विपक्ष में जो तर्क हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्मों के जो विनियमन के विपक्ष में जो तर्क हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले भारत में जो मीडिया प्लेटफॉर्मों का जो स्व विनियमन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारत में टेलीविजन प्रसारण को विनियमित करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सामग्री के प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCC और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण तथा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBS से जैसे स्व विनियमन निकायों के द्वारा विनियमित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है स्व विनियमन के फायदे क्या हैं। तो स्व विनियमन से इससे यह जनता में मीडिया की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने वाले नियामकीय मानकों के विकास को प्रोत्साहित करता है यदि यह स्व विनियमन किया जाएगा संस्थाओं के द्वारा। तो भारत जैसे देश के लिए यह लाभप्रद भी है जहां एक स्वतंत्र प्रेस का विकास आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस का होना बहुत ही आवश्यक है। वहीं यह जनता में यह विश्वास विकसित करता है कि स्वतंत्र मीडिया केवल पत्रकारों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं है, अपितु वह जनता या उपभोक्ताओं के हितों के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदार है। साथ ही यह सत्ता पक्ष या सहकर्मियों द्वारा की गई किसी गलती की जांच या निर्णय निर्माण के संबंध में सोचने समझने या विमर्श करने हेतु एक पेशेवर संस्कृति की स्थापना करने का भी कार्य करते हैं। साथ ही प्रेस द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के मामले में यदि स्व विनियामक निकायों द्वारा उसका समाधान कर लिया जाता है तो इससे न्यायपालिका पर दबाव कम होता है, क्योंकि बेकार में जो न्यायपालिका में जाकर के जो आपके मुकदमों का बर्डन बढ़ेगा उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे छुटकारा मिलता है। परंतु इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, स्व विनियमन के भी कुछ लिमिटेशन है।
सभी हितधारकों को स्वीकार किसी एक विनियामकी सम्मति पर पहुंचना एक सबसे बड़ा कार्य है। मतलब जो स्वविनियमन हो रहा है वह सभी पक्षों को मंजूर हो, ऐसा होना भी मुश्किल कार्य है। दूसरा, प्रभावकारिता का अभाव। किसी स्वतंत्र प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति में ऐसे स्वविनियमन से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना कम होती है, क्योंकि इससे जो है पार्शलिटी का खतरा, मतलब जो एजेंसी उस चीज को ला रही है वही स्वविनियमन कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने हितों के प्रति उसका झुकाव ज्यादा होगा। जबकि जब स्वतंत्र कोई परिवर्तन तंत्र इस तरह का होगा तो वह जो है बिना किसी पार्शलिटी के जांच कर सकेगा। तीसरी चीज, व्याख्याओं की विभिन्नता। स्वविनियामक संहिता की व्याख्या जो है अलग अलग प्लेटफॉर्मों के द्वारा विभिन्न तरीके से की जा सकती है। साथ ही स्वसेंसरशिप हो सकता है कि स्वविनियामक संहिता इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री की विविधता को विनियमित करने में सक्षम न हो पाए, और यह किसी भी समीक्षा से बचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को आंतरिक रूप से स्व सेंसरशिप लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये इससे कुछ संबंधित लिमिटेशन है। आगे हम बात कर लेते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्मों के विनियमन के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनके संबंध में। तो पहला है कि यदि इनका विनियमन किया जाएगा तो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि सेंसरशिप शासन का भय हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो अव्यक्ति की आज़ादी देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यदि रेगुलेशन होगा तो एक प्रकार से जो अव्यक्ति की आज़ादी है वो कहीं ना कहीं वो उसमें लिमिटेशन लगेगा या वह संकुचित होगी। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अतिरिक्त विनियमों की आवश्यकता नहीं है। कहा जा रहा है कि पहले से कई ऐसे वैधानिक प्रावधान हैं जो इसको विनियमित कर सकते हैं, जैसे कि आपके आईटी अधिनियम है। तो आईटी अधिनियम आप देखें यहाँ पे, तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसमें क्या है कि वेबसाइटों पर उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रावधान है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर या लोक व्यवस्था आदि के आधार पर सूचना वेबसाइट URL को इस अधिनियम की धारा 16(9)(a) के तहत अवरुद्ध किया जा सकता है। मतलब पहले से ही विधान है, हमारे पास कानून है, तो अलग से सेंसरशिप लाने या रेगुलेशन लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 जो है यह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध प्रस्तुत सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए है। वहीं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बच्चों संबंधी जो अश्लील सामग्री है उसको प्रतिबंधित करने के लिए पहले से विद्यमान है। तो यही कहा जा रहा है कि जब हमारे पास पहले से ही इस प्रकार के विनियमन है या रेगुलेशन है तो अतिरिक्त विनियमन या रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, सामग्री का उपभोग करने की स्वतंत्रता। जो OCC है या जो आपके OTT प्लेटफॉर्म हैं, इनके द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अनुसार सामग्री को चुनने का अधिकार दिया जाता है, और इसलिए जो उपयोग करता है वो सामग्री के चयन में पर्याप्त विकल्प का प्रयोग करते हैं। किसे वे देखना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे होता है, वहाँ पहले से ही बता दिया जाता है कि किस प्रकार का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, क्या आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो ये लोगों के ऊपर होता है कि वो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो इसके अलावा प्रमुख प्लेटफॉर्म जो है आयु के अनुसार कार्यक्रमों को वर्गीकृत करते हैं और चिन्हित करते हैं कि ये किस एज ग्रुप के लिए यह प्रोग्राम है, और देखे जाने से पहले वो सामग्री जो कंटेंट है उसको लेकर के एक संक्षिप्त विवरण भी देते हैं कि जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यदि आप के लिए वो कंटेंट नहीं है तो आप उसको ना देखें। इसके अलावा चूंकि यदि देखें तो भारतीय फिल्म उद्योग में इसमें वृद्धि हो रही है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये उद्योग के त्वरित, मतलब ये आप कह सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म के आने से जो छोटे स्तर पे जो इस प्रकार की मूवियाँ बनती थी या जो क्षेत्रीय स्तर पर जो मूवियाँ बनती थी जिनको आप कह सकते हैं सिनेमा घर नहीं मिल पाते थे, उनके लिए यह, उनकी वृद्धि के लिए यह एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ये इस मंच के माध्यम से वो देश भर में या वैश्विक स्तर पर ये क्षेत्रीय फिल्में उपलब्ध हो पाती हैं। तो चूंकि अभी क्या है कि भारतीय सामग्री जो रचनाकार हैं, इस प्रकार के जो रचनाकार हैं वो वैश्विक स्तर पर कंपटीशन कर रहे हैं। यदि यहाँ पर अधिक विनियमन रेगुलेशन किया जाएगा तो वो जो वर्ल्ड स्तर पर जो कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय निर्माता हैं इस तरह की चीज़ों के, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे या उनको नुकसान होगा। इसके अलावा सामग्री की विशाल मात्रा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यदि आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखें तो इसमें से जो सामग्री है वो विश्व भर से, जो आप इन प्लेटफॉर्मों को जो कंटेंट देखते हैं वो ऐसा नहीं केवल भारत में निर्मित हो रहा है, वो पूरे विश्व में निर्मित हो रहा है। और आप कहीं के भी कंटेंट, किसी भी देश के कंटेंट को उस प्लेटफॉर्म पे है तो उसको आप देख सकते हैं।
तो यदि आप जो भारत में बनने वाले कंटेंट हैं उनको विनियमित कर देंगे, उनको रेगुलेट कर लेंगे, उन पर रोक लगा लेंगे, परंतु जो अन्य हैं उनको कैसे आप रोक लगाएंगे? उन तक तो लोगों की पहुंच होगी। तो यही है कि यहाँ पे बहुत बड़ी विशाल मात्रा है जिसको रेगुलेट करना जो है वो संभव नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि आगे क्या किया जा सकता है? तो आगे यही हो सकता है कि राज्य द्वारा सेंसरशिप और स्व विनियमन के मॉडल के मध्य सामंजस्य लाना चाहिए। मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए कि राज्य की भी रेगुलेशन हो और स्व विनियमन। तो इसके मध्य मार्ग की, एक मध्य सामंजस्य की स्थापना करनी चाहिए। तो स्व विनियमन के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। इसके तहत सामग्री रचनाकारों और कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के साथ साथ सामग्री का चयन और उपयोग करने में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण भी सम्मिलित होना चाहिए। साथ ही आप इसमें जो है वैश्विक रेटिंग प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं। ओटीटी जो है इस पर स्वदेश में निर्मित सामग्री के लिए सामग्री संबंधी मानक रेटिंग प्रणाली और उसके लिए कोटा निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए स्वतंत्र तंत्र की स्थापना की जा सकती है। संबंधित ओटीटी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के संबंध में नागरिकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक स्वायत्त संगठन बनाया जा सकता है। और साथ ही व्यापक दिशा निर्देश तैयार किया जा सकता है। क्या इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अपनी सामग्री के स्व विनियमन में सहायता पहुंचाने हेतु एक ये जो विद्यमान विधियां हैं इसके तहत निर्धारित सिद्धांतों को शामिल करते हुए एक उपयुक्त दिशा निर्देश का निर्माण कर सकती है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है। जैसे इसमें आप सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 है, आईटी एक्ट 2000, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 है, आपका स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसके साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 या पॉक्सो एक्ट 2012 है, आपका कॉपीराइट एक्ट 1957 है। इन सबको शामिल करते हुए, इन सब के सिद्धांतों को शामिल करते हुए एक फ्रेमवर्क सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है जिनके आधार पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो अपनी सामग्रियों का स्व विनियमन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है भारत में सट्टेबाजी को वैध बनाने के संबंध में, लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया। तो सुर्खियों में इसलिए है कि वित्त राज्य मंत्री ने भारत में सट्टेबाजी को वैध करने का प्रस्ताव रखा है। तो सबसे पहले सट्टेबाजी को समझ लेते हैं और फिर इसके पक्ष विपक्ष को देखते हैं कि इसको वैध बनाना के पक्ष में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है। तो सट्टेबाजी को किसी दौड़, खेल या अन्य अप्रत्याशित परिघटना के परिणाम पर, मतलब ऐसी कोई इवेंट जिसका रिजल्ट जो है वो अप्रत्याशित है, मतलब आप पहले से आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, तो ऐसे परिणामों पर धन के दांव लगाने पर, मतलब पैसा लगाने को या जुआ खेलने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ही सट्टेबाजी कहा जाता है। जैसे कि घुड़दौड़ होता है, कि कोई घोड़ा जीतेगा या हारेगा, इस पर लोग पैसा लगाते हैं, तो ये क्या है? सट्टेबाजी है। सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 या पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, ये भारत में गैम्बलिंग या जुए को शासित करने की एक सामान्य विधि है। तो ये आपका केंद्र का बिल है, मतलब केंद्र का अधिनियम है, परंतु राज्य विधानसभाओं को अपने अपने राज्य के लिए विशेष गैम्बलिंग या जुआ, ये जो सट्टेबाजी, इससे संबंधित विधि का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण विनियामक छूट प्रदान की गई। मतलब एक तो केंद्र स्तर पर बनाया गया, इसके अलावा राज्यों को भी यह अधिकार है कि वो इससे संबंधित रेगुलेशन बना सकें या नियम कानून बना सकें। भारत में ऑनलाइन जुए को शासित करने के लिए कोई अभी विशिष्ट संघीय विधि उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार की कोई, मतलब केंद्र स्तर की कोई विधि उपलब्ध नहीं है। जुए से संबंधित अधिकांश जो विधान है वो आभासी या ऑनलाइन जुए के प्रचलन में आने से पहले ही अधिनियमित किए गए थे। इसलिए ये विधान मुख्य रूप से जो भौतिक परिसर में, मतलब जो कह सकते हैं फिजिकल रूप से जो इस प्रकार के जुए से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उनको ही रेगुलेट करती हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए नहीं है। यदि देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने और उसे विनियमित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए या कुछ उपाय किए हैं। तो अब भारत में इस प्रकार की चर्चा हो रही है। तो पहले अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सट्टेबाजी को वैध करने के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि इसको देखें तो इसको देखने से पहले, इसके पक्ष विपक्ष को समझने से पहले भारत में जो जुआ या सट्टेबाजी है इससे संबंधित जो विधान है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सट्टेबाजी शब्द जो है ये जुए से संबंधित गतिविधियों को संदर्भित करता है। जुआ जो है
एक सामान्य शब्द है, जबकि सट्टेबाजी जो है एक संरचना पर आधारित समझौता होता है। ठीक है, इसमें संरचना आधारित समझौता होता है। जुआ और सट्टेबाजी जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा बेटा समवर्ती सूची में, कौन सा संघ सूची में, कौन सा राज्य सूची में। तो जुआ और सट्टेबाजी, ये जो गैम्बलिंग है और जो ये सट्टेबाजी आपकी है, ये राज्य सूची के अंतर्गत, ये जो बेटिंग क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। हालांकि राज्यों के जुए संबंधी या गैम्बलिंग संबंधी विधानों के अंतर्गत जुए को परिभाषित नहीं किया गया है। और भारतीय कानून जो है वो प्रत्येक खेल को, कोई भी खेल हो, उसको कौशल के खेल, गेम ऑफ स्किल, और संयोग के खेल, गेम ऑफ चांस के रूप में उसको विभाजित करता है, विभेदित करता है। और यह आभासी खेलों या अनुमानित परिणाम वाले खेलों या जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं उनको पारंपरिक सट्टेबाजी से अलग करता है। जो पारंपरिक सट्टेबाजी होती है उससे इसको अलग माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन से जो चीज़ें हैं वो जो आपके गैम्बलिंग संबंधी जो विधान हैं उनके अंतर्गत जुए को कौन से शामिल नहीं करते, मतलब कौन सी चीज़ें गैम्बलिंग में नहीं आती हैं। तो इसमें आप देखें, जो घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी, ये इसमें नहीं आती है, यह विधिक विनियमनों के अधीन होती है। वहीं कौशल के खेल, कौशल के खेल जो आपके गैम्बलिंग अधिनियम और न्यायालय के निर्णयों में उल्लिखित नहीं है, वो इसमें नहीं आते हैं। वहीं लॉटरी, लॉटरी भी जो है आपका जुए में नहीं आता है। भारत के लॉटरी संबंधी विधियों द्वारा ये विनियमित होते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में जुए के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं, घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी, कौशल के खेल और लॉटरी, ये आपके जुए में नहीं आते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न बना करके कौन से जुए के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो गैम्बलिंग संबंधित जो भारत में विधान है उसके अंतर्गत जुए के अंतर्गत किसको माना गया है। तो घुड़दौड़ को नहीं माना गया, कौशल खेल को नहीं माना गया, लॉटरी को नहीं माना गया। इस प्रकार जो आभासी खेल हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, जो आप ऑनलाइन माध्यम से खेलते हैं, इसमें सट्टेबाजी वैध है क्योंकि इसे कौशल का खेल माना जाता है। जहां पारंपरिक सट्टेबाजी में सट्टेबाज होते हैं, वहीं आभासी खेलों में जो आपका प्रतिद्वंदी होता है, जिससे आप खेल रहे होते हैं, वो भी एक अन्य खिलाड़ी होता है। मतलब दो खिलाड़ियों में यहाँ पे खेल होता है, ऐसा इसमें माना जाता है। तथा भारत में देखें, सिक्किम और नागालैंड जो है ये स्पष्ट रूप से ऑनलाइन जुए की अनुमति देते हैं। वहीं तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के जुए पर कठोर प्रतिबंध की नीति का पालन करते हैं। चूंकि भारत में यह अधिकार राज्यों के पास है कि इससे संबंधित वो नियम बना सकें। तो सिक्किम और नागालैंड में ऑनलाइन जुए की अनुमति है, जबकि आपका तेलंगाना में ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन किसी प्रकार के जुए की अनुमति नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सट्टेबाजी को वैध करने के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं। तो इसमें पहला तर्क यही है कि यह एक राजस्व का सोर्स होगा। तो सट्टेबाजी को वैध करने से भारत में जो है जो अवैध स्पॉट फिक्सिंग है, सट्टेबाजी प्रथाओं आदि को नियंत्रित करके सरकार के लिए आय सृजन करने में सहायता मिलेगी। मतलब ये जो अभी भी स्पॉट फिक्सिंग हो रही, सट्टेबाजी हो ही रही है, तो चूंकि ये सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है, तो इससे संबंधित कोई भी पैसा सरकार को नहीं मिलता है। तो ये सरकार इसको नियंत्रित करेगी, तो इससे सरकार जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। केपीएमजी के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010 में भारतीय सट्टा बाजार का अनुमानित आकार लगभग $60 बिलियन का था, जबकि हाल के अध्ययनों के अनुसार इसका मौद्रिक आकार कहीं अधिक विशाल हो चुका है। मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है जो जहां से अभी वर्तमान में सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा जो तर्क है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेशित जो समिति थी उसकी अनुशंसा भी इसी प्रकार की थी। तो जो न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति बनाई गई थी, इसने क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने की अनुशंसा की थी। समिति ने अनुशंसा की थी एक विनियामक ढांचा सरकार को मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी में अंतर करने में सहायता प्रदान करेगा। तो इसलिए भी इसे कहा जा रहा है इसे वैध करना चाहिए। इसके अलावा यदि कहा जा रहा है कि अन्य खेलों की जो अवसंरचना है उसमें सुधार होगा, क्योंकि यदि जो सट्टेबाजी से जो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसका इस्तेमाल हुआ अन्य खेलों की अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों से संबंधित सुविधाओं में सुधार करने के लिए कर सकती है। यदि देखा जाए तो विश्व स्तर पर खेलों में सट्टेबाजी और जुए से प्राप्त धन का उपयोग जो है वो जनहित और खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। वहीं अवैध गतिविधियों पर निगरानी होगी। इससे क्या होगा कि अवैध व्यापार और वाणिज्य के विकास पर तथा खेलों विशेष रूप से क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग जैसी जो भ्रष्ट प्रथाएं हैं उन पर भी अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि ये सब सरकार की निगरानी में होंगी। इससे धोखाधड़ी और धन शोधन की निगरानी भी सुनिश्चित की जा सकेगी और खेलों में पारदर्शिता लाई जा सकेगी। साथ ही
लोन शार्किंग की रोकथाम। अब लोन शार्किंग क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लें। तो लोन शार्किंग क्या होता है कि अत्यधिक ऊंची दरों पर ऋण लेते जाना। क्या होता है कि जब आप किसी की लती होते हैं तो उसको पूरी करने के लिए आप ऋण लेते हैं और सामने वाला आपको अधिक दर पर भी ऋण दे रहा है, तो आप उस लत को पूरा करने के लिए अधिक दर पर भी ऋण लेते रहते हैं। तो इसे ही लोन सर्किंग कहते हैं। लोन सर्किंग की रोकथाम होगी यदि ये जो आपके गैम्बलिंग है इसे गैर आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा, तो लोगों को लोन सर्किंग के रास्ते पर जाने या जाल में फंसने पर रोका जा सकेगा। मतलब वो चूंकि अभी ये अवैध कार्य है, तो इसलिए इसके लिए जो लोन मिलता है वो लीगली मिलेगा नहीं। जब इलीगल तरीके से आपको लोन मिलेगा तो वो अत्यधिक ऊंची दर पर मिलेगा। जब इसे लीगलाइज कर दिया जाएगा तो लोन भी क्या है, कम दर पर मिलेगा। अगला है बेहतर प्रवर्तन तंत्र। सट्टेबाजी को का विनियमन जो है वो एजेंसियों को नाबालिगों द्वारा जुआ खेलने और प्रॉब्लम गैम्बलर क्या होता है, इसका मतलब होता है लगातार हारने के बावजूद जुआ खेलने की लत। मतलब आप हार रहे हैं फिर भी आप खेलना बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की प्रॉब्लम है इसकी पहचान की जा सकती है जो विनियमन एजेंसी होंगी, और इन्हें रोकने के लिए सशक्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यह जो है यह विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की असुविधा से जनता को संरक्षण प्रदान करने में भी सहायता करेगा। साथ ही यह समान व्यवहार के लिए भी आवश्यक है। कैसे कि कई लोग यह तर्क देते हैं कि जो घुड़दौड़ होता है, घुड़दौड़ भी क्या है, एक प्रकार से गैम्बलिंग ही तो है। आप सट्टेबाजी करते हैं, पैसा लगाते हैं, इसको जो है हमेशा से वैध माना गया है क्योंकि इसे कौशल का खेल माना गया है जी। इसीलिए चूंकि यहाँ पर भी गैम्बलिंग होती है, आप पैसा लगाते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जुए और सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों को भी उसके समान माना जाना चाहिए। अब जो दूसरा इसका पक्ष है, इसके विरोध में भी पक्ष है। ये तो हमने इसको सट्टेबाजी को वैध करने के पक्ष में तर्क बताया। अब सट्टेबाजी को वैध करने के विरोध में जो तर्क है उनको भी देख लेते हैं। तो पहला चीज़ है कि इस तरह की गतिविधियां जो है वो समाज के कमजोर वर्गों को इसके प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जो है सुभेद्य बनाती हैं, वल्नरेबल बनाती हैं तथा उनके शोषण की संभावनाओं को बढ़ाती हैं, और ये राज्य की नीति के निर्धारक तत्वों में निहित जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उनके अनुरूप भी ये नहीं है। दूसरा, यह भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग को बढ़ावा दे सकता है और साथ ही विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को भी प्रेरित कर सकता है। साथ ही कुछ राज्य सरकारों ने इस पर यह मत व्यक्त किया कि ऐसी गतिविधियां जो है अनैतिक है और आम जनता के हित में भी नहीं है। तो यह भी एक तर्क है। और यदि देखा जाए तो यह आर्थिक हानि के रूप में भी इसका जो परिणाम होता है आर्थिक हानि के रूप में, जिसका किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि कोई जुए का आदी हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी आर्थिक स्थिति गिरती जाएगी। यदि उसमें बार बार वो लती हो गया, हार रहा है, तो वह जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, तो इस प्रकार की गतिविधियों में वह शामिल हो तो उसकी जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन है उस पर प्रतिकूल असर भी डाल सकता है। साथ ही जो मौजूदा नीति है भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, इसके अनुसार देश में वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और प्रचलित सामाजिक और नैतिक मूल्य जो हैं वो सट्टेबाजी और जुए को प्रोत्साहित नहीं करते। तो ये सब जो है इसके विपक्ष में तर्क हैं। अब प्रश्न उठता आगे की राह क्या है इसके संबंध में। तो सट्टेबाजी और जुए में जो भी लेन देन हो, यदि इसको वैध बनाया जाता है तो इसके में जो भी लेन देन हो इसके संचालकों के साथ ही इस लेन देन को इसके संचालकों के साथ साथ जो खिलाड़ी या जो प्रतिभागी हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और वो राज्य के नियंत्रणाधीन आ सकें। दूसरी, विधि के द्वारा किसी दांव के लिए इसमें कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं उसकी अधिकतम राशि इसमें पहले से निर्धारित की जा सकती है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जुए में जो भी लेन देन हो उसे कैशलेस बनाया जा सकता है, जिससे भुगतान जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वर्चुअल मुद्राएं जैसे क्रिप्टोकरेंसी आदि का उपयोग। तो जब ऑनलाइन माध्यम से होंगे तो इसको रेगुलेट करना भी आसान होगा। साथ ही इसमें जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है उसको नियंत्रित करने के लिए कठोर विधियों को लागू किया जाना चाहिए और आवश्यक कराधान संबंधी सुधारों को लागू करने के साथ साथ धन शोधन के उपाय भी किए जाने चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जुए का विज्ञापन करने वाली वेबसाइटों को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पोर्टल या प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री प्रदर्शित न की जा सके। साथ ही जुए से संबंधित या जो गैम्बलिंग संबंधित गतिविधियां हैं इनको विनियमित करने के लिए संसद के द्वारा एक मॉडल या आदर्श विधि का निर्माण किया जाता है, एक मॉडल में रेगुलेशन बनाया जा सकता है जिसे राज्यों द्वारा अपनाया जा सके।
आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियों के संदर्भ में। तो इसमें आपका है कि यहाँ पे 3 इसकी राजधानियाँ बनाने की बात की जा रही है। तो सुर्खियों में इसीलिए है कि आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 को लाया गया। इस विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम, अमरावली और आपका कुर्नूल यहाँ पर राजधानियाँ बनाई जाएंगी। इसमें आपका विशाखापट्टनम जो है कार्यपालिका होगी यहाँ पर, अमरावली में विधायी कार्य होगा और आपका कर्नूल में न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है, तो ये आपका कार्यपालिका राजधानी, विधायी राजधानी और यहाँ पे आपका न्यायिक राजधानी होगी। अब इसके पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, चूंकि इससे यहाँ पे जो भी मतलब जब से बंटवारा हुआ है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, चूंकि हैदराबाद जो पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी वो तेलंगाना में चली गई, तेलंगाना की राजधानी है। तो अब आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी बनानी है। तो इसके लिए जो राजधानी गठन के लिए जो समितियां गठित की गई, सभी ने जो इस प्रकार की अनुशंसा की हुई है कि इस प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा कि यह जो 3 राजधानी है यह आपका विकेंद्रित विकास के लिए आवश्यक बताया जा रहा है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सभी क्षेत्र जो होते हैं वो लाभान्वित होते हैं, क्योंकि सरकारी गतिविधियां एक ऐसा आधार प्रदान करती हैं जिसके चारों ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि आप किसी भी राज्य में देखें जहाँ पे उस राज्य की राजधानी होगी वहाँ पे सबसे अधिक विकास होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पे राजधानी उसके इर्द गिर्द जो है विकास संकेंद्रित हो जाता है। इसलिए यदि इस प्रकार के जो सरकारी गतिविधियां हैं इसको पूरे राज्य में विकेंद्रीकृत किया जाएगा तो जो विकास है वो भी विकेंद्रीकृत होगा। इसी के लिए यह इसको लाने का प्रावधान किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य की मांग पर विचार करने के लिए जो न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति गठित की गई थी उसने भी यह मत व्यक्त किया था कि हैदराबाद में विकास संबंधी प्रयासों का संकेंद्रण ही जो है वो पृथक राज्यों की मांग का प्रमुख कारण रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी विकास हुआ वो तेलंगाना के इर्द गिर्द ही हुआ था। आगे है नियोजित शहरीकरण की। तो चूंकि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले किसी प्रधान नगर के बजाय उचित अर्थव्यवस्था वाले मध्यम आकार के नगरों का विकास करना बेहतर है। चूंकि जब एक ही जगह पे इस प्रकार की सरकारी गतिविधियां होंगी तो उसके इर्द गिर्द जो है आपका जनसंख्या का जमावड़ा या जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। तो इससे बेहतर है कि जो सरकारी गतिविधियां हैं उसको विकेंद्रीकृत किया जाए। तो क्या होगा, इसमें मध्यम आकार के नगरों का विकास होगा। साथ ही इससे वित्तीय संकट से बचाव होगा। ऐसा अनुमान है कि नई व्यवस्था में कुर्नूल और विशाखापत्तनम की जो मौजूदा अवसंरचना है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको खरीदने में जो अमरावती में जो लागत आई थी उससे काफ़ी कम खर्च होगा। इससे वित्तीय संकट जो है वो बचा होगा। मतलब सारी चीज़ें अमरावती में यदि लगाई जाएंगी तो वहाँ पे ज़्यादा खर्च होगा और इसको विकेंद्रीकृत कर दिया जाएगा तो खर्चा कम आएगा। यह भी एक रीजन बताया गया है। इसके अलावा एक अन्य जो इसका तर्क है खाद्य सुरक्षा पर चिंता। KCS समिति ने एकल क्षेत्र में राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित करने हेतु आवश्यक शहरीकरण के लिए हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के कारण खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को व्यक्त किया है। चूंकि यदि अमरावती में ही सारी सरकारी गतिविधियां होंगी तो बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत होगी। तो उसके लिए क्या होगा, भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। जब भूमि का अधिग्रहण होगा तो अधिकतर उसमें खेती की जमीन है, खेती की जमीनों को इस प्रकार से कब्जा किया जाएगा तो जो फूड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अब इसकी आलोचना भी ऐसा नहीं कि इसके सब पक्ष में ही इसकी आलोचना भी हो रही है। आलोचना में क्या कहा जा रहा है कि समन्वय में बाधा की संभावना है, क्योंकि जो सरकारी गतिविधियां हैं वो अलग अलग स्थानों पर केंद्रित होंगी। तो चूंकि जो सरकारी गतिविधियां हैं इनमें समन्वय की आवश्यकता होती है। तो सरकारी अंग विशेषकर नौकरशाही और मंत्रियों को लगातार परामर्श करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपका विधायी कार्य होगा, यहाँ पे आपकी कार्यपालिका होगी, यहाँ पे न्यायपालिका होगी। तो इस प्रकार से क्या है, इनमें समन्वय की दिक्कत हो सकती है। तो विधानसभा सत्रों के दौरान दोनों की अवस्थिति संबंधी पृथक्करण और दूरी के कारण समन्वय स्थापित करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही उचित अवसंरचना का अभाव। विकेंद्रीकृत विकास की सफलता जो है वो सुविकसित अवसंरचना वाले विकास केंद्रों के नेटवर्क पर निर्भर करती है और आंध्र प्रदेश में अभी इस तरह के नेटवर्क का अभाव है। वहीं अगला जो है बढ़ते घनत्व के पर्यावरणीय प्रभाव। KCS समिति ने शहरों में गहनता और घनत्व के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है। चूंकि जब अलग अलग जहाँ पे इस तरह के सरकारी कार्य होंगे तो वहाँ पे घनत्व, उसके इर्द गिर्द घनत्व बढ़ेगा, तो जिससे क्या होगा, पर्यावरणीय नुकसान होगा।
इसके अलावा यदि विशाखापत्तनम वाला क्षेत्र देखें तो वहाँ पे चक्रवात की काफ़ी संभावना, चक्रवात का हमेशा खतरा बना रहता है। वहीं जो अगला पक्ष है इसमें, विकेंद्रीकरण का एकमात्र तरीका यही नहीं है कि चीज़ों को अलग अलग जगह किया जाए, मतलब विकेंद्रीकरण ही विकास का एकमात्र तरीका नहीं है। विकेंद्रीकृत विकास के लिए स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। इससे न केवल दूरस्थ क्षेत्रों का विकास होता है बल्कि शासन में भी सुधार होता है। ठीक है, तो यदि आपको विकेंद्रित विकास करना है तो उसके लिए आप स्थानीय निकायों को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता नहीं है। तो निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है कि 3 राजधानियों के विचार को सफल बनाने के लिए तथा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य बेहतर समन्वय के निर्णय लेने में देरी को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी और डिजिटल संचार का सतत उपयोग करने की आवश्यकता होगी। मतलब जो ये आपके कार्यपालिका कहीं और है, विधायिका कहीं और है, न्यायपालिका कहीं, तो इनमें समन्वय लाने के लिए जो है प्रौद्योगिकी और डिजिटल संचार का है, इसको मजबूत करना होगा। और इससे राज्य के लिए संभार लागत, जो लॉजिस्टिक कास्ट है, उसमें भी समग्र रूप से कमी हो सकती है। यदि प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को अधिक धन प्रदान करके, अधिक कार्यों को सौंपकर और बेहतर पदधारियों की नियुक्ति कर समावेशी और समग्र विकेंद्रीकृत विकास को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता, मतलब उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि आप विकेंद्रीकृत विकास करना चाहते हैं तो जो स्थानीय संस्थान है, निकाय हैं, उनको भी मजबूत करिए। अब एक प्रश्न उठता है कि ऐसी व्यवस्था क्या है पहली बार हो रहा है कि किसी मतलब राज्य में जो है तीन राजधानियां हैं? तो यार आप देखें वर्ल्ड स्तर पे तो दक्षिण अफ्रीका की संघीय स्तर पर जो है यहाँ पर न्यायिक, विधायी और कार्यकारी प्रत्येक शाखाओं के लिए पृथक राजधानी है। जैसे न्यायिक के लिए प्रिटोरिया, विधायी के लिए केपटाउन और कार्यकारी के लिए ब्लोमफोर्टेन है। तो दक्षिण अफ्रीका में तीन राजधानियां। वहीं भारत में भी देखें तो कई राज्यों के इस प्रक्रिया को, मतलब कि जो सरकारी कार्य हैं उनको विकेंद्रित किया गया है। तो कई राज्यों में देखें उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी के बजाय अन्य शहरों में स्थापित किए गए। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो राजधानी लखनऊ है, परंतु इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। मध्य प्रदेश में देखें भोपाल राजधानी है और हाईकोर्ट इसका कहाँ है? जबलपुर में है। इसी प्रकार गुजरात और केरल में ही आप देख सकते हैं। साथ ही कुछ राज्य जो हैं अपनी विधानसभाओं को वर्ष के निश्चित अवधि के दौरान अलग अलग शहरों में स्थानांतरित करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर है, ठंडी और गर्मी के लिए अलग अलग। हिमाचल प्रदेश में ठंडी गर्मी के लिए शिमला और धर्मशाला है। कर्नाटक में बेंगलुरु और बेलगाम है। और हाल ही में उत्तराखंड में भी 2 राजधानियां बनाई गई, देहरादून के अलावा एक और राजधानी बनाई गई है। आगे चलते हैं। अगला है वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट टाइप राइट्स एक्ट के बारे में। तो ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन के द्वारा यह कहा गया है कि वह इस क्षेत्र में वन निवासियों को अधिकार देने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 को लागू करने की प्रक्रिया में सक्रिय है। चूंकि जब तक यहाँ पर आपका आर्टिकल 370 लागू था तो यहाँ पर इस अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया गया था। अब इसको यहाँ लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो हम पहले थोड़ा सा ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या वन अधिकार अधिनियम 2006, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका पूरा जो नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, या इसे शॉर्ट में हम लोग वन अधिकार अधिनियम 2006 के नाम से जानते हैं। इसको जो है सीमांत तथा आदिवासी समुदायों एवं अन्य वन निवासियों को संरक्षण करने और जीवन व आजीविका के उनके अधिकार के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया था। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें जो ये अनुसूचित जनजातियां और अन्य जो पारंपरिक वन निवासी हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला जो है स्वत्वाधिकार, टाइटल राइट्स, मतलब इसमें भू स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। इसके तहत उस भूमि पर जिस पर अनुसूचित जनजातियों या वन निवासियों के द्वारा 13 दिसंबर 2005 के पहले कृषि कार्य किया जा रहा हो उस पर इनका अधिकार होगा, भू स्वामित्व अधिकार होगा। और इस भूमि की अधिकतम सीमा जो है वो 4 हेक्टेयर निर्धारित की गई है। वहीं दूसरा सामुदायिक अधिकार भी इसके माध्यम से दिए गए। इसमें चराई, मत्स्यन, मछली पालन, वनों में जल निकायों तक पहुंच, चारागाह का उपयोग आदि तथा जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राहत और विकास का अधिकार, मतलब यदि किसी को उसके ज़मीन से बेदखल किया जाता है, ठीक है,
तो उस मामले में पुनर्वास और वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन जो बुनियादी सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए, उसका भी अधिकार दिया गया है। साथ ही वन प्रबंधन का अधिकार, किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुद्धार या संरक्षण या प्रबंधन करना जिसे समुदाय द्वारा संधारणीय उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा हो, तो यह अधिकार भी इनको दिया गया है। इसके साथ ही जो लघु वन उत्पाद है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP, इनको संग्रहित करने और इसको बेचने का अधिकार भी इन्हें दिया गया है। इसमें वाणिज्यिक मूल के वन उत्पाद हैं जैसे कि तेंदुपत्ते, शहद और अन्य उत्पाद भी शामिल किए गए हैं, जिसमें यहाँ रहने वाले जो ये निवासी हैं वो इनको संग्रहित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम के तहत किसको अधिकार दिया जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त के लिए जो योग्यता है वो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करने वाले और आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों और वन भूमि पर निर्भर लोगों तक ही सीमित है। मतलब जो यहाँ प्राथमिक रूप से निवास कर रहे हैं और जिनकी आजीविका इन्हीं वनों और वन भूमि पर निर्भर है, उनको रखा गया है। इसके अलावा या तो दावेदार जो भी इसका दावा कर रहे हैं कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको उस क्षेत्र में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए या 75 वर्ष से उस वन का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक प्राधिकरण की व्यवस्था है। तो इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जो आरंभ में एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें यह सिफारिश की जाएगी किन संसाधनों पर किसके अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए, वो इसमें बताया जाएगा। और इस प्रस्ताव को तब अनुमंडल अर्थात सब डिवीजन स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर जांच और अनुमोदित किया जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं भारत में वन अधिकारों के महत्व को, किसका महत्व क्या है। पहला, इससे जो ऐतिहासिक अन्याय थी उसकी समाप्ति हुई। कैसे? तो यह अधिनियम उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने में सहायता करता जिन अधिकारों से औपनिवेशिक काल में वन निवासी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वंचित कर दिया गया था। इसके साथ ही इसमें निर्धनता उन्मूलन और समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो आपके वन अधिकार जो हैं, ये वन निवासी समुदायों को वन उत्पादों और वन भूमि तक पहुंच प्रदान करके जो MFP हैं आपके, MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनके वाणिज्यिक व्यापार की सुविधा प्रदान करके उनकी पारंपरिक आजीविका को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। मतलब इनको संग्रहित करने और उनको बेचने का अधिकार भी इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में लगभग 50 ग्राम सभाओं ने एक संघ बनाया और इस संघ ने वनों में निवास करने वाले समुदायों को उनके द्वारा संग्रहित उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य और बोनस की गारंटी प्रदान की और तेंदुपत्ता का विक्रय करके इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। वहीं इस जो अधिनियम लाया गया, इसके माध्यम से वन अधिकारों के माध्यम से वनों का संरक्षण होगा। कैसे? जो FRA कानून है, ये वनों के साथ वन निवासी समुदायों के सहजीवी संबंधों को मान्यता प्रदान करता है। ये जो होते हैं, जो निवासी हैं, ये कहीं ना कहीं वनों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी आजीविका, इनका जीवन जो है उन्हीं वनों पर ही निर्भर करता है, इसलिए ये उनको नुकसान नहीं करते हैं। और उन्हें अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके, जिन ज्ञान के माध्यम से वो उनका प्रबंधन और संरक्षण करते हैं, उनकी अनुमति भी इस अधिनियम के माध्यम से दी गई है। वहीं जैसे उदाहरण के लिए देखें, महाराष्ट्र में सामुदायिक वन आरक्षित क्षेत्र कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व के अंतर्गत वन आवरण जो है वर्ष 2000 के 6.81% से बढ़कर के वर्ष 2014 में 9.32% हो गया। मतलब काफ़ी अधिक इसमें वृद्धि हुई है। इसके साथ ही इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। कैसे? यह जो अधिनियम है, यह ग्राम सभाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रावधान करता है, चूंकि यह समुदायों को उनके सशक्तिकरण के लिए अग्रणी वन प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा करने, विचार विमर्श करने, निर्णय लेने, योजना बनाने और प्रभावी ढंग से लागू करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसा कि हम लोग पहले बात की कि इस अधिनियम के तहत एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जो आरंभ में एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें यह सिफारिश की जाएगी कि किन संसाधनों पर किसके अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उग्रवाद पर अंकुश लगेगा, चूंकि वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित जिलों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से न केवल वहां के वन निवासियों का विकास सुनिश्चित होगा, अपितु उनके और सरकार के मध्य जो विश्वास बहाली की कमी थी, जो अविश्वास था, उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे वहाँ पे जिसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण संबंधी जो संघर्ष और अन्य शिकायतें वहाँ पे हैं, उसमें भी कमी आएगी। अब ये जो आपके वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इनके कार्यान्वयन में कुछ चिंताएं भी हैं। वो चिंताएं क्या हैं, उन चिंताओं को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है अधिकारों की मान्यता में मंद प्रगति।
मतलब जो इसके तहत जो मान्यता अधिकार दिए गए हैं उनको मान्यता देने में जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है। जैसा कि एफआरए में 1,77,000 ग्रामों को आच्छादित करते हुए 40 मिलियन हेक्टेयर मतलब भारत की वन जो भूमि है उसका 50% भूमि पर लगभग 20 करोड़ आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को सुरक्षित करने की क्षमता है इस अधिनियम में। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एफआरए के तहत 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से केवल 13% भूमि का ही अभी तक सीमांकन किया गया है। मतलब केवल 13% भूमि पर ही जो ये वन निवासी या जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको ही अभी ये अधिकार दिया जा सका है। इसके अलावा सह अस्तित्व और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त प्रयास हैं। इसमें सामुदायिक वन संसाधन को मान्यता दिए जाने के बावजूद राज्य जो है वन विभागों द्वारा राज्य वन विभागों द्वारा सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने और ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन संसाधन संबंधी प्रयासों को समर्थन और मान्यता देने में सक्रियता का काफ़ी अभाव है। साथ ही आदिवासी भूमि का विचलन, यह क्या है, ऐसे कई सारे उदाहरण मिले हैं जहां पे वन एजेंसियों के द्वारा आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जबकि एफआरए के तहत आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वन निवासी इन भूमि के हकदार हैं। तो यह भी एक समस्या है। एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2008 से 2019 के बीच पहले से ही लगभग 0.39 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि का निर्दिष्ट उद्देश्य जो उसके लिए उद्देश्य निर्धारित थे उनके विपरीत अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा चुका है। इसके साथ ही एफआरए के पुनर्वासन संबंधी जो प्रावधान है, मतलब यदि उनको जमीन से बेदखल किया जाएगा तो उनके पुनर्वास संबंधी जो भी कार्य होने चाहिए उसके प्रावधान का काफ़ी उल्लंघन होता है। सह अस्तित्व की संभावनाओं का पूर्व आकलन के बिना कई लोगों को संरक्षित क्षेत्रों या महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों में अधिकारों या पुनर्वास संबंधित अधिकारों से वंचित कर दिया गया और वनों के अधिकारों का उपयोग करने से प्राकृतिक पर्यावास या वन प्रजातियों को अपरिवर्तनीय क्षति होगी। जी, इस प्रकार के कार्यों से जो ये प्रजातियां हैं उनको क्षति होगी और जो आपके नेचुरल हैबिटेट है। इसके साथ ही दावों की जो दावे हैं, दावों की मान्यता की प्रक्रिया में विसंगतियां और विलंब है। व्यापक संख्या में दावे जो हैं मतलब अधिकारों संबंधी जो दावे हैं वो लंबित हैं और कई जगह पे अस्वीकृत हो चुके हैं। साथ ही मान्यता प्राप्त क्षेत्र को बिना किसी उचित कारणों के काफ़ी हद तक जो है सीमित कर दिया गया, मतलब जहाँ पे उनको अधिकार मिलने चाहिए उस कह सकते हैं भूमि को ही काफ़ी सीमित कर दिया गया है और मान्यता प्राप्त अधिकारों की हकदारी पर अतिरिक्त वैधानिक और अप्रासंगिक शर्तों को भी आरोपित कर दिया गया है। इस संदर्भ में अधिकारियों द्वारा संबंधित विधि की गलत व्याख्या, वन निवासियों में साक्षरता की कमी का होना और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव तथा अपने दावों को दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी का अभाव इस परिस्थितियों को, इस प्रकार की कंडीशन को और अधिक विकृत कर देती है। साथ ही अन्य मुद्दे भी हैं जैसे कि इस विधि को लागू करने के लिए अपर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता, आदिवासी तथा राजस्व और वन विभाग के मध्य समन्वय का अभाव का होना, जिला और अनुमंडल स्तर की समितियों की अक्षमता का होना और असंतोषजनक पुनर्वास और क्षतिपूर्ति आदि से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी विद्यमान है जिसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है आगे की राह क्या है। तो पहला चीज, व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान आयोजित करना चाहिए। रेडियो, टेलीविजन और अन्य मीडिया संबंधी माध्यमों से इन्हें सुनिश्चित किया जा सकता है या सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों, सामुदायिक अधिकारों की व्याख्या आदि के बारे में बुनियादी सूचना प्राप्त हो सके और अपने अधिकारों को लेकर वो जागरूक हो सके। दूसरा, गहन क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, मतलब वन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए अनुमंडल और जिला प्रशासन के अधिकारी, विशेषकर राजस्व, वन और जनजातीय प्राधिकारी उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उन्हें न केवल एफआरए के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के प्रति प्रशिक्षित किया जाना चाहिए बल्कि वन संसाधनों के उपयोग और उन तक पहुंच संबंधी चुनौतियों और संदर्भों के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अगली चीज, नागरिक समाज की भागीदारी इसमें क्या है, मतलब जैसे कि जो गैर सरकारी संगठन है, तो आदिवासी समुदायों को आवेदन पत्र दाखिल करने, जात प्रमाण पत्रों के मुद्दों को हल करने, भूमि की माप तथा पहचान एवं संघर्षों को हल करने हेतु अधिकारियों के साथ वार्ता करने के लिए उक्त क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की पहचान करने की भी आवश्यक, मतलब उक्त क्षेत्र में सक्रिय जो एनजीओ हैं उनकी पहचान करने की आवश्यकता है, जैसे कि वो एनजीओ इनकी मदद कर सकें इन सारे कार्यों में। इसके अलावा अधिनियम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने और प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दावों का समाधान करने के लिए जीपीएस सर्वेक्षण मानचित्रों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही दावों की निपटान प्रक्रिया में तेजी, जो दावे किए जाते हैं उनकी
निपटान प्रक्रिया में तेजी लाना चाहिए। व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों में सभी अस्वीकृत और लंबित दावों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित भी करना चाहिए। अधिकार संबंधी दावों की प्रक्रिया संबंधित निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही अधिकार संबंधी दावों की मान्यता संबंधी अस्वीकृति या विलंब के कारणों से भी जो दावेदार हैं, जो दावा कर रहे थे, उनको अवगत करना चाहिए कि उनके जो दावे हैं उनको क्यों अस्वीकृत किया गया है या किन वजहों से उनके दावों में निर्णय लेने में विलंब हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों को उनसे अवगत करना चाहिए, उनको अवगत करना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका राज्य व्यवस्था संविधान संबंधित जो नवंबर का करंट अफेयर था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।